हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। विदेशी खबरें आप तक पहुंचाते पहुंचाते देश की कुछ खबरें पीछे रह जाती हैं। इसमें हम अपनी गलती मानते भी हैं, लेकिन मुश्किल यह है कि बिल्कुल अकेले चैनल चलाना अपने आप में मुश्किल होता है और हर चीज का आदमी एक्सपर्ट नहीं हो सकता। इसलिए हमारे चैनल की चूंकि ज्यादा पहचान इंटरनेशनल खबरों के लिए है और खास तौर पर पिछले 14 महीने से जिस तरह से इजराइल फिलिस्तीन जंग और उसके बाद के वाकयात सामने आ रहे हैं, इसलिए हमारी एक तरह से मजबूरी और आपकी जरूरत को समझते हुए जो इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा है, जो इंटरनेशनल गोदी मीडिया है, उसके प्रोपेगेंडे से भी आपको बचाने की कोशिश रहती है। देश की खबरें बहुत से हमारे दूसरे और साथी भी हैं जो सोशल मीडिया पर करते हैं, लेकिन अविनाश काकड़े जी से बात करने में हमेशा कुछ नई चीज मिलती है। हर सोमवार को हम उनसे इंटरव्यू करते रहे, लेकिन बीच में थोड़ा सा प्रोग्राम लड़खड़ा गया, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। आज अविनाश काकड़े जी से, जो किसान सेवा संघ के अध्यक्ष हैं, बहुत ही बेबाक अंदाज में बोलते हैं, गांधीवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं। नागपुर से उनका ताल्लुक है। नागपुर जब आपके हमारे सामने आता है तो उसमें आरएसएस की तस्वीर उभर के आती है, लेकिन वहां दूसरे लोग भी हैं जो आरएसएस के खिलाफ मजबूती से खड़े हुए हैं। अविनाश काकड़े जी उनमें से एक हैं। अविनाश जी, जिस तरह से अभी देश की राजनीति, खासतौर पर जो कुछ पार्लियामेंट में हो रहा है, उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। किसानों के जो संघर्ष जारी है उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा शेखर यादव, जस्टिस शेखर यादव, जो पिछले दिनों सुर्खियों में आए, क्या वो नजरिया कमजोर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद, उस पर भी हम बात करेंगे। और कई और ज्वलंत मुद्दे हैं देश के, उन पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आप बताइए कि जो कुछ हमें लोकसभा में देखने को मिल रहा है, जो कुछ राज्यसभा में देखने को मिल रहा है, क्या वो नॉर्मल है? कि जिस तरह से जो कुछ वाकयात हो रहे हैं, अपोजिशन लीडर्स किस तरह से बात करते हैं और मोदी जी किस तरह से उसका जवाब देने की कोशिश करते हैं, क्या कुछ है? आप संसद में जो कुछ हो रहा है उसे आप कैसे देख रहे हैं? देखो, ये जो है, ये तू मैं चल रही है। लोकसभा के और राज्यसभा के इसमें तू मैं चल रही है। ये कुछ बोलता है, वो कुछ बोलता है और झूठ पे झूठ बोलते हैं। मोदी की तो आदत है। मोदी 99 नहीं 100% झूठ बोलते हैं। और ये 100% झूठ में जो कुछ हरकतें चल रही है, अब कौन से बातों पर चर्चा होनी चाहिए और कौन से बातों पर नहीं होनी चाहिए, तो आपको पता है कि वहां अडानी अंबानी का नाम लेना निषिद्ध है। वहां नाम नहीं लेने देते। महाराष्ट्र में बांग्लादेश के नाम से हिंदू गर्व यात्रा निकाली गई। हर जिले में हर तहसील में हिंदू की गर्व यात्रा निकाली गई। पार्लियामेंट में इस पे भी पूछा गया, तो प्रियंका गांधी ने बोला कि हिंदू गर्व यात्रा करने से अच्छा है कि 1.5 करोड़ हिंदुओं को वापस ले लो आप और देश में बसा दो जहां बसा सकते हो। आपके एनआरसी और सीएनएन जो कानून है, उसमें बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए कुछ प्रोविजन करना है तो हम भी साथ देने को तैयार है। यहाँ अशांति पैदा करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप में सच में दम है तो वहां के हिंदुओं को ले लो। 1.5 करोड़ तो हिंदू है, जबकि इसके पहले करोड़ों लोग माइग्रेट हुए और उनको बसाया गया, उनकी चिंता की गई, उनको ठीक से रखा गया। मगर चूंकि इनका क्या है कि इनको बांग्लादेश के मोदी कुछ नहीं बोले। उनके पूरे के पूरे भाषण में बांग्लादेश पर मोदी कुछ नहीं बोले। और योगी आदित्यनाथ जैसा जो अपने विधानसभा में ये बोलता है कि हमने इजराइल में 5,600 बच्चों को भेजा, इजराइल में वॉर चल रहा है। कोई पैलेस्टाइन की बैग लेके आई सांसद, उसके ऊपर ये है कि पार्लियामेंट में वो सांसद में वो पैलेस्टाइन की, भैया इनको पता नहीं है कि अटल बिहारी वाजपेयी भी पैलेस्टाइन को हब मानते थे। भारत में कई देशों का जगह का आक्रमण न हो जाए। जैसे कश्मीर को बैटल ग्राउंड माना गया था कि उस वक्त डायरेक्ट पंजाब पर अटैक न हो जाए, इसलिए कश्मीर को बीच में रखा गया था बैटल ग्राउंड के तौर पर। वैसे पैलेस्टाइन, क्योंकि इंटरनेशनल राजनीति में इनका तो कुछ है नहीं, इनके पास तैयार किया धरा नहीं है। तो आदित्यनाथ भी बेवकूफी करके कुछ भी बोल रहे हैं। और आदित्यनाथ तो एकदम यानी किस लेवल पर आके बोल रहे हैं कि 1.5 लाख रुपए महीना कमा रहे खुद जाके। ये क्यों नहीं बताते कि मैं नाकारा हूं?
मैं इतने साल से मुख्यमंत्री हूं, यहाँ कोई रोजगार पैदा नहीं कर सका, इसलिए वॉर जोन में मेरे बच्चे भेज रहा हूं। ये बताने के बजाय तुम क्या बताना चाहते हो? ये तुम्हारी होशियारी है क्या? इंदिरा गांधी ने 1 करोड़ माइनॉरिटी को यहाँ लाके भारतीय नागरिक बना दिया था। आप क्यों नहीं बनाते 1.5 करोड़ को? किसने रोका है? आपके पास में इतने प्रदेश है, 1.5 करोड़ डिवाइड कर दीजिए कि यहाँ इतने बैठाना है, यहाँ इतने बैठाना है। मगर ये लोग बीजेपी के बेवकूफी के सिवा और कुछ स्टेटमेंट नहीं दे सकते। आपको पता है संविधान पे डिस्कशन हो रहा था और राजनाथ सिंह जैसा सुलझा हुआ नेता, हम समझते थे कि सुलझे हुए नेता है, मगर अब मुझे लगा कि स्व संरक्षण मंत्री है वो, बीजेपी के संरक्षण मंत्री है, स्व संरक्षण मंत्री है। उन्होंने पार्लियामेंट डिस्कशन में 3 नाम लिया। वो मुझे बहुत विचित्र लगे 3 नाम कि उनका क्या मतलब है। मदन मोहन मालवीय जी का नाम लिया, लाला लाजपत राय का नाम लिया। लाला लाजपत राय जब पार्लियामेंट बन रहा था, संविधान बन रहा था, उस वक्त वो थे। और सावरकर का नाम लिया, जो सावरकर इस देश के संविधान को नकार रहे थे। मैं कितने सारे पेपर कटिंग उस वक्त के आपको भेज सकता हूँ, उस वक्त के स्टेटमेंट भेज सकता हूँ, ऑर्गेनाइजर के ये भेज सकता हूँ कि इनको 3 कलर वाला, हालांकि हमारा जो फ्लैग है वो 4 कलर का है, मगर चौथा कलर ये लेना नहीं चाहते, क्योंकि चौथा कलर ये अशोक स्तंभ का धम्म चक्र का है। चक्र जो है वो 24 नीले कलर में है, उसका तो ये उल्लेख भी नहीं करना चाहते। ये 3 कलर वाला समझाते रहते हैं कि ये 3 कलर अपशक्ति होता है। संविधान के लिए बोलते थे कि मनुस्मृति का इतना अच्छा संविधान होते हुए हमको ये यहाँ से तोड़ा, यहाँ से तोड़ा, ऐसे जो ठिग्गे लगाए हुआ जो चादर है उसकी जरूरत क्या है? हमारे पास में संपूर्ण संविधान है। ये बोलने वाले जो लोग हैं वो आज संविधान पे जब बोलने खड़े होते हैं तो वो सावरकर का नाम लेते, वो मालवीय जी का नाम लेते हैं, वो लाला लाजपत राय जी का नाम, इनके दिमाग पूरे हिल गए। यानी बिल्कुल, यानी जो कहते हैं जो सरबराह है वो तो झूठ बोलता ही है, उसके बारे में तो आपने तो कह दिया कि 100% झूठ बोलता है। उनके मंत्री भी उसी तरह से झूठ बोल करके काम चला रहे हैं। आखिर लोगों के अंदर वो सलाहियत, बीजेपी बांग्लादेश पर क्यों नहीं बोलती है? नरेंद्र मोदी बांग्लादेश पर क्यों नहीं बोलते? पूरे के पूरे संविधान वाले भाषण में बांग्लादेश नहीं था, और जो पार्लियामेंट चल रही उसमें बांग्लादेश का उल्लेख कभी भी बीजेपी की तरफ से नहीं आता है। वो उल्लेख इतना ही आता है कि हिंदुओं की रक्षा होनी चाहिए। तो हिंदुओं की रक्षा के ऊपर क्यों नहीं बोलते, उसका एक कारण है, क्योंकि मोदी अडानी का $800 मिलियन मतलब 6,400 करोड़ रुपए पेमेंट बांग्लादेश में फंसा हुआ है। और बांग्लादेश ने धमकी दी हुई है कि आप ज्यादा इसमें इंटरफेरेंस करोगे तो आपका कैसा इन्वॉल्वमेंट था, मोदी का डायरेक्ट कैसे इन्वॉल्वमेंट था, वो हम बताएंगे, तो डॉक्यूमेंट आपको पब्लिश कर देंगे। इसके भ्रष्टाचार का पोल न खुल जाए मोदी जी का, इसलिए बांग्लादेश के हिंदुओं को इन्होंने छोड़ दिया, हवा में छोड़ दिया। खाली यहाँ हिंदुस्तान में भावना भड़काने के लिए, यहाँ के लोगों को उद्वेलित करने के लिए हम संभल तो बम्बल तो जंगल ये कहाँ क्या कर रहे हैं। अच्छा वो कि खन्ना जी ने उस पर रोक लगा दी, तात्कालिक रोक लगी हुई है। अब ये डिसाइड होगा कि सरकार उस पर क्या कह रही है, मतलब पुराने मुर्दे खोद के निकालना है या नहीं निकालना है, ये सरकार इस पे स्टेटमेंट, ठीक है खन्ना जी ने उसको बोल दिया है कि इस वक्त ये हम उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे और सरकार के जवाब का इंतजार करेंगे। उन्होंने जैसे ही बोला कि अडानी जैसे घोटालेबाज का वो निकल न जाए, ब्लैक पेमेंट की मुहिम न निकल जाए, ये सब न निकल जाए, इसलिए बांग्लादेश के, मैं सीरियस आरोप लगा रहा हूं, बांग्लादेश के हिंदुओं को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। 1.5 करोड़ हिंदुओं को मरने के लिए छोड़ा जा रहा है, क्योंकि ये सारे आसपास के जो नेशन है वो भारत के तरफ आदर्श करके देखते हैं। अगर भारत में माइनॉरिटी के ऊपर अटैक होता है तो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, अफगानिस्तान हो या और आसपास के जितने देश हैं वहां भी उसी तरीके से माइनॉरिटी पर अटैक होगा। और 1.5 करोड़ हिंदुओं को हमने आर्थिक भ्रष्टाचारी और अडानी और मोडानी मॉडल के ऊपर छोड़ दिया है, हिंदुओं की बलि दी जा रही है, ये मेरा आरोप है। ये मोदी जी कर रहे हैं, उनको कुर्बानी का बकरा बना रहे हैं। जी सर, बिल्कुल कुर्बानी का बकरा बना रहे हैं, दूसरा कोई कारण नहीं है। खाली हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान कर सके तो हम वहां के हिंदुओं को मरवाना चाहते हैं।
क्योंकि वो पोल खोल ना दे, इसलिए उनको जैसा चाहिए वैसा। और ये सारा का सारा इनका बनाया हुआ प्लान है। आपको अगर चाहिए तो मैं आपको एक और भी उदाहरण दे सकता हूँ, उसके उदाहरण के साथ में। ये ये देखो, 71 में अकेले विश्व में खड़ा था भारत, मगर बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार होते ही भारत आक्रामक हो गया। और ये जो 56 इंच का सीना वाले हैं, ये धार्मिक स्थलों का अपमान कर सकते हैं, पाक की जासूसी कर सकते हैं, बांग्लादेश के होने वाले हिंदुओं पर के हमले रुकवा नहीं सकते। क्योंकि अब देखो, ये और मुझे ये अंदेशा है कि वहां पर भी ये अशांति जो पैदा की हुई है बांग्लादेश में, वो भी इनका जो एक स्वामी था, उस स्वामी ने जानबूझकर वहां भड़काऊ भाषण दे के इस तरीके से परिस्थिति निर्माण की है, जैसी परिस्थिति जगमोहन गवर्नर थे कश्मीर में। और यहाँ पर सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी शामिल थे। इधर लाल कृष्ण आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाला और जगमोहन ने वहां बोला हिंदू पंडितों को कि आप यहाँ से निकल जाइए, मैं मुसलमानों का यहाँ जीनोसाइड करूंगा। ये हिम्मत वो नहीं दिखा सके, जीनोसाइड नहीं कर सके, और हिंदुओं को उन्होंने सेफ पैसेज देके भगा दिया, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कारगिल वॉर में पाकिस्तानी सैनिकों को सेफ पैसेज देके बाहर निकाल दिया। ये तो आपने बहुत बड़े बड़े इल्जाम लगाए। ये तो वाकई बहुत बड़ी चीज है कि कारगिल में भी ऐसे इल्जाम नहीं लगाता, हवा वाले इल्जाम मैं कभी नहीं लगाता। जी 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 सबसे सबूत है, ये अयोध्या मंदिर में मुस्लिम बनकर मांस फेंकने वाला पीयूष, दीपक और महेश था। पाक का जासूस ध्रुव सक्सेना था। हिंदुओं से अभद्रता करने वाला आगरा का धीरेन्द्र राघव था, जो मियां बन के आया था। हैदराबाद में माँ दुर्गा की मूर्ति तोड़ने वाले का नाम कन्हैया गौड़ था। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले DRDO वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलकर की 4 पीढ़ियां RSS से जुड़ी हुई थी। सावरकर की भक्ति कर रही थी और RSS में ढोल बजा रही थी। मुस्लिम बनकर लूट करने वाले जौनपुर के प्रमोद सेठ थे। आगरा में गाय कटवाने वाले हिंदू महासभा के नेता थे। मुस्लिम बनकर मंदिर उड़ाने की धमकी देने वाला अनिल दास था, और 10,000 देकर मंदिर में मांस फिकवाने वाला चंचल त्रिपाठी था। ये षड्यंत्रकारी ये सब बातें कर सकते हैं। और अच्छा, एक बात बताइए। सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब करते हैं, इसमें कहीं कोई देश की हमदर्दी है क्या? ये क्या इससे नतीजा क्या निकालेंगे? क्या कमजोर देश में रहना चाहते हैं? नहीं, अभी मैं आपको बताया, इनका एक वी फाइंड आवर नेशनहुड डिफाइंड है। उस ग्रंथ में उन्होंने लिखा है, 80-82 पेज के ऊपर लिखा है कि जब तक यहाँ का 99% हिंदू हैंड टू माउथ नहीं होगा और सारी संपत्ति एक व्यक्ति के कुछ गिने चुने लोगों के पास में नहीं होगी, जब तक ये ऐसा राष्ट्र नहीं होगा जो हमारी हर आदेश को मान्य करे, हर आदेश को माने। इसकी ये तैयारी इसकी तैयारी है, देश को कहां तक लेके जाए। अच्छा, मोदी जी ने जो खास बातें की, उस पर थोड़ा सा बताइए कि वो क्या उन्होंने तो ये भी कह दिया कि जो पहली सरकार थी नेहरू जी की, वो इलेक्टेड नहीं थी, और उसके बाद में क्या डेमोक्रेसी का तो कत्ल तभी हो गया था, वगैरह वगैरह। वो कहां तक क्या कुछ बोलते रहे, क्या हुआ? देखो, मोदी जी के बारे में बोलना मतलब कुछ ऐसी बातें हो गई कि क्या झूठ पकड़ना और क्या सच पूछना। आपने तो शुरू में ही कह दिया कि 100% बोलते हैं, वो 90% कहना भी गलत होगा। हाँ, 90% कहना भी गलत होगा। हाँ। वो आज या कल के इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला कि नेहरू प्रधानमंत्री नहीं बनते और जवाहरलाल नेहरू नहीं बनते और सरदार पटेल बनते, तो उन्होंने 1950 का जो 1949 का एक लेटर ही उन्होंने पब्लिश कर दिया, पार्लियामेंट में दिखा दिया कि बधाई लेटर देते हुए किस तरीके की बातें उन्होंने नेहरू जी के प्रति की थी, सरदार पटेल जी ने की थी। और क्या तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नाम लेके बोला कि मोदी जी तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ही शायद ये लेटर उन्होंने लिखा था कि आने वाले पीढ़ियों में ये जो फैलाएंगे, अफवाह फैलाएंगे कि सरदार पटेल को नहीं बनने दिया और जबरदस्ती नेहरू बन गए, ये हुआ, तो उसका लेटर जवाब है। हर चीज में वो ऐसे ही बोले, हर चीज। जी।
लेके इंदिरा जी से लेके राजीव गांधी तक बोलते रहे। अरे भाई तुम 10 साल हो गए यार, तुमने क्या किया बताओ ना। हाँ, उस पे कुछ नहीं बोलते। अच्छा अच्छा, वक्त फिर जरा तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये किसान आंदोलन जो है वो क्या, कहाँ, किस तरफ तक जाएगा? क्योंकि आप भी एक किसान नेता हैं और आपने अब से पहले भी वो दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर भी आप गए थे, शंभू बॉर्डर पर भी। वहां से अब खबर है कि किसानों के खिलाफ पुलिस ने बहुत सख्त कार्रवाई की और सर्दी का मौसम है, लोग बैठे हुए हैं अनशन पर। क्या कुछ है, क्या होगा आगे आने वाले वक्त में, क्या होगा? देखिए, हरियाणा में जीत जाती है बीजेपी, हरियाणा में जीत जाती है, वहां किसान प्रोटेस्ट होते रहे और फिर भी जीत गई। तो आखिर क्या होगा? इस तरह से आप प्रोटेस्ट भी करते रहे और हुकूमत भी बनवाते रहे, क्या है? देखो, प्रोटेस्ट और हुकूमत की बात मैं बार बार बोलता हूँ कि विरोधी पार्टियों को सजग और जागरूक होना पड़ेगा। हिंदुस्तान का माहौल पूरा बदल चुका है। हिंदुस्तान हराना चाहता है बीजेपी को, मगर क्या विरोधी पार्टियां जीतना चाहती है? अग्रवाल जी हमारे जो किसानों के नेता है 21 दिन से आंदोलन पे अनशन पर है, कैंसर है उनको, मगर कोई सूद नहीं ली जा रही है। 700 किसान मर गए, मेरे लिए मरे क्या, ऐसा प्रधानमंत्री अगर पूछते हैं तो इससे ज्यादा नॉनसेंस और क्या हो सकता है किसानों के बारे में? और क्या मांग रहे किसान? कुछ विशेष मांग रहे क्या? भाई 88,000 करोड़ रुपए अडानी जैसे मैंने कर्ज हेयर कट मांग रहे हैं क्या किसान? क्या मांग रहे किसान? भाई ये थोड़ी मांग रहे कि 17 लाख करोड़ रुपए उनके कैसे माफ कर दिया तो हमारे भी 17,000 करोड़ माफ कर दो आज के तारीख में, या 70,000 करोड़ माफ दो। ये नहीं मान रहे किसान। किसान बोल रहे हैं हम जो उपज पैदा करते हैं उसको सही दाम दो, एमएसपी की गारंटी दो, और गारंटी ऐसी दो कि अगर हमें एमएसपी नहीं मिले तो पनिशमेंट होना चाहिए, एमएसपी से कम खरीदने वाले की पनिशमेंट होना चाहिए। क्या गलत मांग कर रहे हैं? अगर सर ऐसा होता है कि किसानों को भी किसान जागरूक होना पड़ेगा। 5 किसान रौन दिए जाते हैं और वहां अजय टेनी का लड़का 5 किसान रोनता है और अजय टेनी वहां से फिर से जीत जाते हैं, उसकी पार्टी के लोग जीत जाते हैं। इसको ये समझ लो कि हम इशू पर वोट नहीं कर रहे हैं, चाहे मुंह से कितना भी बोल दें, कैसे भी तरीके से बोल दें, वोट नहीं कर रहे हम। अपने इशू पर वोट नहीं करेंगे तो ये हमारी हालत ऐसी होने वाली है। आप बताइए कि हमको इशू भी बनाना नहीं आ रहा है। मतलब एक इशू था कि जिसमें फिगर 0 गिन सकते हो क्या करके हमारे ऊपर चल रहा था ये राजा के वक्त। अब आपको पता है कि टॉप 10 डिफॉल्टर्स अकाउंट जो है वो 43% टोटल एनपीए के 43% में 4 लाख करोड़ रुपए इस साल माफ हो गए उनके। और ये जो राजा ने किया था, राजा के अगेंस्ट में इन्होंने क्या कर दिया, तो वो सारे जो सैटेलाइट के ये थे, क्या था राजा का मामला? वो था 3G 2G 3G था, है ना? उसमें कैसा फर्स्ट कम फर्स्ट वाले को देने का किया था। उन्होंने बोला था इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो गया और ये भ्रष्टाचार को हम खोद के निकालेंगे वगैरह वगैरह। ये यूपीए ने करप्शन किया, बहुत करप्ट है, टू अलॉटेड टेलीकॉम स्पेक्ट्रम विदाउट ऑक्शन, है ना? बैड स्कैम है, ये चिल्ला रहे थे ये। अब मैं आपको बता देता हूँ 2024 में वी आर लोकेटिंग सैटेलाइट टेलीकॉम स्पेक्ट्रम टू एलन मस्क स्टारलिंक विदाउट ऑक्शन। मगर हम अच्छे हैं। हाँ, वो यानी वो मीडिया को खरीद लिया और संसद में झूठ बोलते रहो और दुनिया, मतलब लोग बिल्कुल सोचे नहीं। सर ये विरोधी पार्टियों का काम होता है जनता तक ये लूट को पहुंचाने का, उनकी आवाज को पहुंचाने का, चाहे वो ईवीएम की लूट हो, चाहे बढ़े हुए वोटों की लूट हो, चाहे मशीनों की लूट हो, चाहे इलेक्शन की लूट हो, ये पहुंचाने का काम विरोधी पार्टी को करना पड़ता है। और दुर्भाग्य से विरोधी पार्टियों के पास में एक तो नेता है या तो वोटर है, बीच का जो कार्यकर्ता नाम का और जो मुखर होके बोलता है वो समाप्त है। और इसको बनाने का काम विरोधी पार्टियां नहीं करेगी, वर्तमान की विरोधी पार्टियां उनको हरा नहीं सकती। अरे साहब देखिए, मैं बीच में मुझे बात याद आ गई कि माइनॉरिटीज के मामले में, मुसलमानों के मामले में बाकायदा ये महसूस किया जाने लगा कि अपोजिशन पार्टियां भी
जो बीजेपी आरएसएस है वो तो है ही, अपोजिशन पार्टियां भी नाम नहीं लेना चाहती, उन्हें ऐसा लगता है कि हमारी हिंदू वोट चली जाएगी। तो जहां वोट के लिए इतना क्षीण, जिसे कहना चाहिए नीचपना आ जाए सियासी पार्टियों में कि वो इंसाफ की बात ना कह सकें, तो वो क्या कुछ करेंगे? आकलन नहीं हो रहा है, ये नीचपना नहीं, आकलन नहीं हो रहा है। हाँ। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है। जैसे मैंने अभी आपसे पहले चर्चा करते हुए कहा था कि हिंदुत्व और हिंदवी स्वराज्य, हिंदू राष्ट्र और हिंदवी स्वराज्य, हाँ, वो समझना बहुत जरूरी है, वो बहुत समझना जरूरी है। छत्रपति शिवाजी का जो नजरिया है वो हिंदवी स्वराज और बीजेपी का हिंदू राष्ट्र, ये दोनों नजरिए कैसे हैं और हिंदुओं में किस तरह से इसको आम किया जा सकता है ताकि लोग समझें क्या कुछ है इसमें फर्क? हाँ, वो बताने के पहले मैं थोड़ा सा एक बात बता सकता हूँ कि आपने बोला कि विरोध क्यों नहीं होता, विरोध कैसे नहीं करते। आप बताइए, इकोनॉमी की विल डबल 5 ट्रिलियन की होगी 2022 तक, ये मोदी ने कहा था कि नहीं कहा था? एवरी इंडियन विल गेट होम 2022 तक मोदी जी ने कहा था कि नहीं कहा था? पीएम प्रॉमिस टू फार्मर्स इनकम डबल होगा, ये कहा था कि नहीं कहा था? 2022 में हर एक हिंदुस्तानी को हाउस मिलेगा और 24/7 इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, ये कहा था कि नहीं कहा था? बुलेट ट्रेन 2022 तक चल जाएगी, मोदी जी ने ओमान में इंडियन डायस्पोरा के सामने कहा था कि नहीं कहा था? इंडियन एम्स से हम स्पेस में अपना ये भेजेंगे, लॉन्च कर देंगे, पैड लॉन्च होगा, ये 2022 में मोदी ने कहा था कि नहीं कहा था? अब इसके जवाब अगर नहीं मांगते हैं विरोधी पार्टियां, ये उनके बोले हुए स्टेटमेंट को अगर प्रचारित नहीं करते, तो आप बोल रहे हैं कि जनता क्या करे और लोग क्या करें। और फिर देखो, लोगों को प्रशिक्षित करना पड़ता है और लोगों को ये सारा बनाना पड़ता है माहौल। बिल्कुल, चुनाव ये है, डेमोक्रेसी का वोटों से लड़ने जाने वाला युद्ध है। तो युद्ध में आपको जिससे आपको सहमति चाहिए, जिनसे अनुमति चाहिए, जिनके ऊपर आपको वोटों के ऊपर आपकी सरकार आने वाली है, उनको सच के बारे में ये तो करे, प्रशिक्षित तो करे, उनके दिमाग में तो डाले, ये नहीं डालते, उस पर कोई ठीक से काम ही नहीं होता, उस पर कोई ठीक से काम ही नहीं होता। जी, हम खाली इलेक्शन में काम करते। चलो हम ये अभी बात करते हैं हिंदू राष्ट्र और हिंदवी स्वराज्य। जी, बिल्कुल। एक धर्म का राष्ट्र है, भारत एक धर्म का राष्ट्र नहीं है। भारत के बारे में एक कविता है, कवि ने लिखी, मुदगल नाम के एक कवि है, उन्होंने एक कविता लिखी है, उसको बहुत गंभीरता से समझना पड़ेगा कि हिंदवी स्वराज के लिए। वो बोलते हैं, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक है। अब हिंद देश के निवासी कौन? तो हिंद देश में जो निवास करते हैं ऐसे वासी, वो हिंदवी, हिंद और वासी, ये हिंदवी लोग है, इसमें हिंदू नहीं है। छत्रपति का जो वाला मामला ये बोलते हैं, वो हिंदवी की बात किया था, जो जिसके जमीन पर रहता है, जिसकी जमीन है, जो इस भूभाग का रहवासी है, उसके लिए उन्होंने बोला था कि ये रहवासी जो लोग हैं, इनका साम्राज्य होना चाहिए, इनका राज्य होना चाहिए, इनकी हुकूमत चलनी चाहिए, इनके जमीन पर, इनके फसल पर, इनके उपज पर इनका अधिकार होना चाहिए। ये कहने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की थी। और ये उसको बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र, हिंदू हृदय सम्राट, और क्या बोलते हैं, गो ब्राह्मण प्रतिपालक। मैंने अभी एक जगह सवाल पूछा कि गो ब्राह्मण प्रतिपालक अगर छत्रपति शिवाजी महाराज होंगे, और अगर कोई ये प्रूव कर देता है कि उनके 350 किले में से किसी किले पर, किसी भी किले पर, एक किले पर अगर कोई गौशाला दिखा दे, गौशाला दिखा दे, तो मेरे पास जितनी होगी उतनी पूंजी मैं दाव पे लगाने को तैयार हूं। जी, आपने बहुत ही दमदार अंदाज में बहुत सी चीजें कही। मुझे मालूम है कि कहीं आरएसएस का प्रोग्राम था जहां पे आपको बोलने का मौका मिला और आपने अपनी बात पूरी मजबूती से रखी, जो आपको सुनने के लिए आए थे। अच्छा, मैं अब चलना चाहता हूं शेखर यादव, जस्टिस शेखर यादव वाले मामले पर। क्यों वो क्या हुआ कि वो उल्टे ही शर्मिंदा होते हुए नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से कुछ ऐसी खबरें हैं कि उनको जरा टाइट किया गया। ये जुडिशरी को इस हद तक आरएसएस वाले लोग अपने चंगुल में हर तरफ क्यों फंसाना चाहते हैं? क्या
क्या प्लान क्या है कि सारे जज इनके हक में हो जाएं और ताकि सारे फैसले उनकी मर्जी के होने लगे? देखो, जजों के प्रमोशन अगर इस तरीके से होते होंगे, 10 सालों में 6 जजों ने, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों ने इस्तीफा देके और पॉलिटिक्स ज्वाइन की। एक तो जज ऐसे है जिन्होंने 2 महीने में ही पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, रोहित आर्य। वो रील बनाया था कोर्ट रूम में और वो रिटायर्ड हुआ 27 अप्रैल 2024 को और बीजेपी ज्वाइन की 13 जुलाई 2024 को। एक है उसने मुनव्वर फारूकी और नलिन यादव की जमानत में नौटंकी जो किया था, जो सुप्रीम कोर्ट में आके जमानत हुई, वो एक जज। दूसरा एक जज है जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय। ये तो 2 दिन में बीजेपी ज्वाइन कर गया, वेस्ट बंगाल का जज है और वीआरएस लेके 2 दिन में ज्वाइन कर लिया। एक है पी चिदम्बरेश और इसने ये बोलता है, अपने कार्यकाल में बोल रहा था कि मैं तो एबीवीपी का ही छात्र यूनियन में काम करता था और मैं जिंदगी भर आरएसएस का बना रहा। ऐसे लोग जज कैसे बनते हैं, ये है। अब ये बात आती है हमारे जस्टिस शेखर यादव पर। ये किसान जातियों का है, किसान जाति का आदमी है, यादव है, तो आपको समझ में आ गया कौन से समाज का है। बिल्कुल। तो इनको बहुत जल्दी पड़ी है गुलाम बनने की। इनको बहुत जल्दी पड़ी है कि क्योंकि आप ही तो गुलाम कह रहे हैं, वो तो तरक्की समझ के जल्दी कर रहे होंगे ना। हाँ, वो तरक्की, देखो एक आदमी की तरक्की हो जाए और उसकी पीढ़ी या गुलाम हो जाए। ये सौदा महंगा है, ये सौदा बहुत महंगा है, बहुत महंगा है ना। बिल्कुल, तो एक आदमी ये प्रमोशन पा लेगा, मगर इसकी आने वाली 7 पुश्तें भैंस हाकेगी, भैंस चराएगी, भैंस का दूध दोएगी, जो उनका चल रहा था। इन्होंने क्या बोला था, इनके देखो कितने विचित्र है। ये किसान जातियों का दुर्भाग्य है और हम सबका दुर्भाग्य है, देश का दुर्भाग्य है कि इनको गुलाम बनने की बहुत जल्दी है। स्वतंत्रता इनको डाइजेस्ट नहीं हो रही है, इनको अपच हो गया, अपच, इंडाइजेशन हो गया इनको स्वतंत्रता का। इसने ये जो है, ये बोलता है गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। इसी महानुभाव के स्टेटमेंट है ये। ये गाय के घी में यज्ञ करने से बारिश होती है। दूसरा, इससे सूर्य को विशेष ऊर्जा मिलती है। तीसरा उनका इसके बाद का स्टेटमेंट है, ये विशेष ऊर्जा वर्षा का कारण बनती है और गाय ऑक्सीजन छोड़ने वाला एकमात्र पशु है। ये इस महानुभाव के क्रांतिकारी स्टेटमेंट है। चंद्रचूड़ प्रशांत भूषण जी ने सीजेआई को अभी एक खत लिखा, उन्होंने कुछ सवाल पूछा कि बहुसंख्यकों की इच्छा से भारत चलेगा क्या। इसको संविधान में इसमें मान्यता है कि बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा। यह बहुमत से और बहुसंख्यक के हिसाब से चलने का अंतर भी जो जज नहीं समझ सकता, वो जज कैसे बना, तो ऐसे ही बना है। बच्चों को जानवरों से प्यार करना सिखाते, ये भी उसका स्टेटमेंट है। बहुत सी चीजें उन्होंने नॉन साइंटिफिक बोली और ये बताया कि हमारे यहाँ तो यानी हिंदुओं, देखिए ना, बच्चों को जानवरों से प्यार करना सिखाते हैं और वो लोग बच्चों के सामने जानवरों को मारते हैं। हमारे बलि जो मंदिरों में चढ़ रहे हैं, होली और इसमें पोला में जो जानवर कटते हैं जगह जगह, ये देश में कितने मुसलमान मांस खाते हैं और कितने हिंदू मांस खाते हैं और कितने मंदिरों में भोग चढ़ाया जाता है। आपको पता है, देवघर का एक शिव मंदिर है जहां मटन का प्रसाद चढ़ता है और वो असली घी में बनता है। लहसुन प्याज वर्ज्य है वहां के लोगों को, पुजारी अगर उसमें लहसुन प्याज डाल दिए तड़के में तो बोलते हैं कि इसने भ्रष्ट किया मेरा धर्म, मटन चल जाता है, मटन बोलते हैं शुद्ध। और वो उसका ही एक स्टेटमेंट है, 4 पत्नियां हलाला, 3 तलाक नहीं चलने वाला। अब ये जज है, ये सारे आरएसएस को खुश करने वाली बातें उन्होंने कह डाली। अल्पसंख्यकों की खुशी के लिए कानून बने और कठमुल्ला देश के लिए घातक है, सावधान रहे। और अब ये कठमुल्ला का अर्थ समझा रहा है कि हिंदुओं भी कठमुल्ला होते हैं। मैंने कोई एक विशेष को, धर्म विशेष को नहीं बोला। अब जाके बाप चिल्लाने लग गया क्योंकि खन्ना ने भी जवाब मांग लिया और पार्लियामेंट में भी उसके विरोध में मोशन मूव होने वाला है। जी। लेकिन बहरहाल आरएसएस क्या किस को कुर्बान करेगी अपने मकसद के लिए। अच्छा, हमारे पास तकरीबन
तकरीबन कंडोम है सर, ये आरएसएस उपयोग करती है, कंडोम की तरफ उपयोग करती है। सॉरी, वो शब्द कोई बहुत अच्छा नहीं है मगर बहुत गलत भी नहीं है, जी है ना। अभी जो अगर लोग इनका जो लालच में इनका सब जो कुछ मुखिया है 3 बच्चे पैदा करने के लिए बोलता है, बिना शादी किए बच्चे कैसे पैदा होंगे? ये मोदी की शादी क्यों कराते, योगी की शादी क्यों नहीं कराते, खुद की शादी क्यों नहीं करते? बाकी लोगों से कहते हैं कि 3-3 बच्चे पैदा करो, ये भी खूब दिलचस्प है, अपने आप शादी नहीं करेंगे भाई। आप आपके 3 बच्चों के पालने का क्या कष्ट होते हैं, किस तरीके। अच्छा, आप तो नागपुर में रहते हैं, वहां ये बगैर शादी वाले लोग ज्यादा होंगे, फिर तो आरएसएस का हेडक्वार्टर है भाई। 377 उसी के लिए तो लाया उन्होंने। ये 370 रद्द करने वाले थे कश्मीर का, उसके पहले 377 रद्द किया ना इन्होंने। जी अपराध नहीं बचा है। बिल्कुल। देखो, इनको किसान मरने का कोई मतलब नहीं, मर जवान मर किसान। 377 जवानों ने आत्महत्या की है और 55,000 जवानों ने इस्तीफा दिया है। मर जवान मर किसान, यानी शास्त्री जी का जो नारा था जय जवान जय किसान, उसकी जगह अब मर जवान मर किसान के नारे के साथ बीजेपी आरएसएस चल रही है। ये बहुत ही अफसोसनाक है। आरोप देखो, आरोप सब पे दूसरे। जॉर्ज सोरस के ऊपर आरोप लगा रहे थे। क्या जॉर्ज सोरस ने फंडेड किया संस्था के जो सबूत है उसको पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने उठाया, ये देशद्रोह है। मगर जयशंकर का बेटा ध्रुव शंकर उसके सोरस के फंडेड कंपनी में नौकरी करता है और उसके अनुसार उसके घर की रोजी रोटी चलती है। ये देशभक्ति है, ये देशभक्ति है जो मुसलसल हर तरफ से दोगला निजाम। अच्छा, हमारे पास वक्त खत्म हो गया है, कोई खास बात अगर आखिर में ब्रीफ में कुछ कहना चाहते हैं और नतीजे के तौर पर, तो फिर कुछ खास बात अगर आखिर में रह गई हो तो। जी, खास बात यही है कि हवाएं माफी भी मांग ले तो भी टूटी हुई टहनी टूटी ही रहती है। बिल्कुल। के झूठ के लिए तो माफी पहली बात में मांगते नहीं है। हाँ, बिल्कुल। और मांग के लिए जो टूट गया है, जो विश्वास टूट गया है, वो कैसे दोबारा टूटे? वो दोबारा नहीं टूटता, है ना। बिल्कुल। पुण्य प्रसून वाजपेयी ने एक ये किया है कि क्या अब सरकार पर ही केस होगा, क्योंकि मैं जीरो गिन नहीं सकता इतना। 55 के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जीरो है। इतनी बैंक फ्रॉड हमारे देश में हो गया और ये करने वाले 100 उद्योगपति घराने हैं। 100 उद्योगपति घराने हैं जो वो बाकायदा देश को हर तरफ से लूट करके, और फिर वो माफ भी हो जाता है। आपने बताया कि 4 लाख करोड़ माफ कर दिया गया, ये एनपीए में जाता रहा, यानी हमारे आपकी जेब से इतना पैसा चला गया। देखो, 623 करोड़ रुपए 6 साल में खर्चा हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर, और उसमें से 447 करोड़ रुपए इस बात पर खर्चा हुए कि मोदी का चेहरा दिख सके। जी, मोदी का एडवर्टीजमेंट होता रहे। और जबकि मोदी जी तो एक बार कह गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तक भी बोल गए, वो तो इस हद तक भी टेलीप्रॉम्प्टर पर क्या क्या बोल गए। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आपसे बात करने में बहुत से इश्यूज पर आपकी राय आ जाती है और बहुत ही बेबाक अंदाज में आप बात करते हैं। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये हकीकतें सच्चाइयां पहुंच सकें। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश जी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।